हाय एवरीवन, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल लर्निंग विद राजेश। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट वी हैव स्टार्टेड गुप्त पीरियड इन जीके में जैसे कि आपको पता है कि हमने गुप्त काल के बारे में स्टार्ट किया हुआ था टॉपिक, जिसका कल कंप्लीशन हो गया है, उसकी समाप्ति हो गई है। आज हम उससे मॉक टेस्ट करेंगे जो कि हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आई होप कि आपको जो टेस्ट लगेगा और टेस्ट में अच्छे मार्क्स आएंगे आपके और सभी प्रश्नों के उत्तर आप अच्छे से दे पाएंगे क्योंकि आपने टॉपिक अच्छे से पढ़ा है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, फाहियान के यात्रा विवरण का क्या नाम है। जैसे कि आपको पता है कि फाहियान जो यात्री हैं वो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आए थे, वो चीनी यात्री हैं। तो हमने पढ़ा कि उनकी जो रचना है उनको फा को की नाम दिया जाता है। तो आपको पता है कि इसका आंसर क्या रहेगा, सी आंसर रहेगा। आई होप कि आपको आंसर पता था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। मिलान में हमने बहुत सी उपाधियां पढ़ी हैं जिनके बारे में एग्जाम में कई बार प्रश्न आता है। हमने पढ़ा था कि नंद वंश के शासक महापद्म नंद है जो, उनको क्या कहा जाता था, अक्षत्रियों का उन्होंने विनाश किया था, इसलिए उन्हें सर्व अक्षत्रांतक कहा जाता था। उसके बाद बिंदुसार को अमित्रघात का नाम दिया गया है, हमने पढ़ा है। सातकर्णी को दक्षिणापथपति कहा जाता है और समुद्रगुप्त को बहुत सी उपाधियां मिली हैं जिनमें हमने कविराज के बारे में भी जाना था और हम जानेंगे कि उन्हें सर्व राजोच्छेदता की उपाधि भी दी गई है। इस प्रकार आपको पता चला कि कौन कौन से राजाओं को कौन कौन सी उपाधियां दी गई हैं, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको पहले से पता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा है, निम्न में से गुप्त शासकों में से किसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी पहली बार। तो आपको पता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य के साथ साथ परम भागवत की उपाधि भी हासिल की थी और मुझे लगता है कि मैं 100% श्योर हूं कि आपको आंसर पहले से पता था। उसके बाद आती है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि गुप्त काल में प्रांतपति, हमने पढ़ा था कि प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था और भुक्ति का जो प्रशासन होता था वो उपरीक कंट्रोल करता था, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता था, उपरीक महाराज कहा जाता था। आई होप कि आपको आंसर समझ आया होगा, पहले भी पता होगा। उसके बाद अब हमने बार बार पढ़ा है कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति कान पक गए होंगे आपको पढ़ते पढ़ते, लेकिन हमने पढ़ा कि उसके रचनाकार कौन है, हरिसेन है, संस्कृत में है। इसे इलाहाबाद प्रशस्ति भी कहा जाता है। अब और डीपली क्वेश्चन हम इससे करने जा रहे हैं। आई होप कि आप इन वीडियोज़ के सहारे अपने जीके को बहुत मजबूत कर सकते हैं। जैसे कि हम जानेंगे कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति पर किस मुगल शासक का उल्लेख भी है, जहांगीर का उल्लेख भी लिखा हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज का हमारा, वेरी सभी जैसे कि आपको पता है कि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चूज किए हैं हमने यहाँ पर मॉक टेस्ट में। उसके बाद नेक्स्ट है, भारत या नेपोलियन का विरुद्ध समुद्रगुप्त को किसने दिया था। हम वैसे तो जानते हैं कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, तो B.A. स्मिथ ने उन्हें भारत का नेपोलियन कहा था। हमने पढ़ा भी था इसके बारे में और आई होप कि आपको पहले भी पता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा है, भारत में हूणों की सत्ता की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी। हमने पढ़ा था कि तोरमान के नेतृत्व में हुई थी और उसके बाद हूणों के जाने माने शासक मिहिरकुल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, गुप्त राजाओं में कौन देवगुप्त, देवश्री आदि के नाम से जाना जाता था। और मैं 100% श्योर हूं कि मेरी वीडियो देखने के बाद और पहले भी आपको इस प्रश्न का आंसर पता होगा, तो इसका आंसर रहता है चंद्रगुप्त द्वितीय। उसके बाद नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने चूज किए हैं आज के, वल्लभी संवत का तादात्म्य है, यानी वल्लभी संवत से अभिप्राय है गुप्त संवत। गुप्त संवत को वल्लभी संवत भी कहा जाता है, जो चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में स्थापित की थी। आई होप कि आपको समझ आया है। उसके बाद
साम्राज्यिक गुप्त नरेशों में सर्वप्रथम रजत मुद्राएं किसने जारी की थी? आपने पढ़ा था कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को हराने के बाद चांदी की मुद्राएं और उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और आपको याद है, और आपके प्रश्न का आंसर क्या रहेगा? चंद्रगुप्त द्वितीय रहेगा। उसके बाद गुप्त काल में भूमि अभिलेखों को सुरक्षित रखने के लिए नियुक्त पदाधिकारी कौन होते थे? यानी जो भूमि अभिलेख होते थे उनको सेव करने के लिए, उनको अच्छे से मेंटेन करने के लिए कर्णिक नाम के पदाधिकारी ऑफिसर होते थे। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्रुवाधिकर्णिक का क्या अभिप्राय है? देखिए, समुद्रगुप्त ने राजाओं को जीता। आपने जाना कि उन्होंने उत्तरापथ के 9 राजाओं को जीता और दक्षिणापथ के 12 राजाओं को जीता। उनमें उन्होंने कुछ पॉलिसीज के तहत उनको जीता। ये भी एक पॉलिसी है, ध्रुवाधिकर्णिक एक पॉलिसी है, जिसमें क्या करते थे समुद्रगुप्त? धान्य में राजा के अंश का संग्रहण करने वाले अधिकारी जो होते थे, यानी जो अधिकारी होते थे उस एरिया से जिन्होंने उनको जीता था, वो राजा के अंश का ग्रहण करने वाला अधिकारी जो होता था वो ध्रुवाधिकर्णिक होता था। उसके बाद नेक्स्ट, निम्नलिखित नाटकों में से किसने शूद्रक ने लिखा था? यानी कौन सा नाटक इनमें से शूद्रक ने लिखा था? मृच्छकटिकम हमने पहले भी पढ़ा था कि उन्होंने शूद्रक ने उनको लिखा था। और नागानंद और रत्नावली के बारे में तो आपको पता है कि किसने लिखा है? हर्ष ने लिखा है। हरियाणा जीके में आपने कई बार पढ़ा होगा। उसके बाद गुप्त युग में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट का जिस तथ्य से पता चलता है वह है कि गुप्त काल में स्त्रियों को संपत्ति के अधिकार में ज़्यादा छूट नहीं थी, यानी उन पर संपत्ति में उनका अधिकार कम हो गया था। इसलिए हमने कल जाना था कि गुप्तकालीन समाज में स्त्रियों की स्थिति में पहले की तुलना में गिरावट आई थी। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कल ही हमने जाना था कि वह प्रसिद्ध बंदरगाह बताइए जहां से गुप्त युग में जहाज दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों को, एशियाई राज्यों को या देशों को रवाना किए जाते थे। तो हमने पढ़ा था कि ताम्रलिप्ति जो बंदरगाह है बंगाल में स्थित है, वहां से दक्षिण पूर्वी एशिया, जैसे कि आपको पता है कि ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा कि भारत की पूर्वी दिशा में बंगाल की खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी के आसपास जो है बंगाल का क्षेत्र पड़ता है, वहां पर ताम्रलिप्ति बंदरगाह थी जो कि दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों से व्यापार के लिए महत्वपूर्ण बंदरगाह होती थी। उसके बाद समुद्रगुप्त पुत्र था, आपने पढ़ा था कि चंद्रगुप्त जो प्रथम हैं उनके बाद महत्वपूर्ण शासक हुए थे समुद्रगुप्त। आई होप कि आपको आंसर पहले से पता था। इस प्रकार के प्रश्न HSSC बार बार पूछता है। उसके बाद निम्नलिखित कलाकृतियों को यानी साहित्यिक कृतियों को मैच कीजिए। आपने अभी पढ़ा था मृच्छकटिकम किसकी रचना है? शूद्रक की रचना है। ऋतु संहार किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। और किरातार्जुनीयम किसकी रचना है? भारवी की रचना है। कल ही हमने जाना था कि गुप्तकालीन साहित्य के बारे में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। और शिशुपाल वधम किसकी रचना है? शूद्रक की रचना है। उसके बाद निम्न में से किसी एक राजवंश के काल से संबंधित अभिलेख में सर्वप्रथम 1 लाख श्लोकों वाली संपूर्ण महाभारत का उल्लेख मिलता है। यानी महाभारत का पूर्णकालिक रचना जो यानी पूर्ण रचना, उसका पूर्ण रचना पूर्ण किस काल में हुई है? गुप्त काल में हुई है। आई होप कि आपको आंसर पहले से पता है। उसके बाद गुप्त राजाओं तथा उनके प्रवर्ती राजाओं के शासनकाल में के संदर्भ में विष्टि क्या है? हमने पहले भी पढ़ा था कि मौर्य साम्राज्य में भी पढ़ा था कि उस समय समाज में, तत्कालीन समाज में विष्टि होती थी। विष्टि क्या होती थी? बेगार, यानी बेगार करवाई जाती थी लोगों से। बेगार का मतलब आपको पता है कि बिना पैसे काम करवाना, बलात् काम करवाना। उसके बाद गुप्त काल के संदर्भ में उद्रंग शब्द का निर्दिष्ट करता है। तो हमने जाना था कि उद्रंग नाम का भी कर होता था और एक भूमि कर होता था। कल ही हमने जाना था, कल की वीडियो में। उसके बाद अब आप ये भी समझ गए होंगे कि अगर वो भूमि कर होता था उद्रंग, तो उसको जमा कौन करवाते होंगे? तो
किसान करवाते होंगे। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, किसान उद्रंग कर जमा करवाते थे। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित चीनी यात्री फाहियान के बाद भारत यात्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? कि वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में भारत आया था? हाँ आया था, आपने पढ़ा है। उसका उद्देश्य बौद्ध धर्म के पवित्र स्थानों की यात्रा थी? हाँ आपने पढ़ा था कि बहुत ज़्यादातर चीनी यात्री भारत में बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों को पढ़ने और उनसे संबंधित स्थानों की यात्रा करने के लिए आए थे। वह जल मार्ग से भारत आया था, ये कथन गलत है, क्योंकि चीन और भारत का संबंध स्थल मार्ग से है, जल मार्ग से नहीं है। आई होप कि आपको आंसर समझ आया होगा, पॉइंट समझ आया होगा। मुद्रा राक्षस, आपने पढ़ा है कि विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस के बारे में पहले भी जाना है। उसके बाद समुद्रगुप्त द्वारा पराजित कांची का शासक कौन था? हमने जाना कि दक्षिण के 12 शासकों को समुद्रगुप्त ने हराया, और किसके नेतृत्व में वो 12 शासक थे? विष्णुगुप्त। तो यही पूछा गया है आपसे, घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा गया है कि कांची का शासक उस समय कौन था? विष्णुगुप्त था। उसके बाद हूणों का उल्लेख किस लेख या अभिलेख में हुआ है? तो आपने पढ़ा था कि स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख में हूणों के आक्रमण का और उन पर स्कंदगुप्त की विजय का उल्लेख किया गया है। पहले ही आपको पता है, क्योंकि हमने अपनी वीडियोस में पहले की कंटेंट में अच्छे से इनको पढ़ा है। निम्न में से किस गुप्त शासक को संगीत से विशेष प्रेम था? तो उन्हें वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया है, और आंसर है समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ लेख का लेखक कौन था? आपको पता है कि उसका लेखक कौन था? हरिसेन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस विदेशी जाति को पराजित किया था? थोड़ी देर पहले ही हमने जाना था कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को हराने के उपलक्ष्य में चांदी की रजत मुद्राएं जारी की थी। तो आपको पता है कि उन्होंने शकों को हराया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का, निम्न में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? ऋतुसंहार, रघुवंश, अभिज्ञान शाकुंतलम और कादम्बरी। आपको पता है कि बाणभट्ट की है कादम्बरी, तो ये कालिदास की रचना नहीं है। उसके बाद महरौली के लौह स्तंभ लेख में शासक का नाम, कक्षा 6 इतिहास में आपने जाना था कि महरौली के लौह स्तंभ लेख में चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम चंद्र लिखा हुआ है। उसके बाद इन निम्न साहित्यिक रचनाओं के लेखकों और उनके रचनाओं को सुमेलित करना है आपको। आपने कल पढ़ा था वृत्त संहिता के रचनाकार वराही मीर हैं, और रत्नावली हर्ष की रचना है, और किरातार्जुनियम अभी पढ़ा था हमने भारवी की रचना है, और शिशुपाल वधम माघ की रचना है। आई होप कि आपको आज के जो क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगे हैं, और आपको समझ भी आ रहे हैं कि इनके आंसर्स पहले भी पता है और समझ भी आ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, निम्न में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित में आपने देखना है कि बुद्ध चरित्र असौ घोष की रचना है, शूद्रक का मृच्छकटिकम है, आपने पढ़ा है उसकी रचना है, मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त की है, आपको पता है। लेकिन वृत्त संहिता कल हमने पढ़ा था वराही मीर की रचना है, आर्यभट्ट की रचना नहीं है, इसलिए जो डी पॉइंट है वो अच्छे से मैच नहीं है। उसके बाद भुक्ति क्या था? हमने पढ़ा था कि प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था और उनके मुखिया को उपरीक महाराज, अभी आज हमने पढ़ा था। मुझे लगता है कि इस वीडियो देखने के बाद आपको गुप्त काल के प्रश्नों पर कोई संदेह नहीं होगा और आप एग्जाम में अच्छे से उनको कवर कर पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि गुप्त काल में व्यापारियों का प्रमुख क्या कहलाता था? कल ही हमने पढ़ा था कि सार्थवाह कहलाता था। आई होप कि आपको पहले से भी पता है और आज का कंटेंट, आज के क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ आए होंगे। यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर एंड लाइक ऑल्सो। और आप सभी से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके साथी अपनी परीक्षा की HSSC सेट परीक्षा की तैयारी या SSC रेलवे की तैयारी अच्छे से कर सकें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।